हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दृष्टि। और जी हाँ, देखिए आज हमारा कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है यूजीसी नेट एजुकेशन का, या हम कहें शिक्षा शास्त्र का। और यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था, जो हमारी सबसे पहली यूनिट थी, जी हाँ, हमारी जो सबसे पहली यूनिट थी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे कि भाई क्या कुछ फिलोसफी में आता है, भारतीय फिलोसफी में। और इसमें जो हमने लास्ट टाइम पे देखा था, कल जब हमने इस कोर्स को डिस्कस किया था, सिलेबस के बारे में देखा था, तो यहां पर सबसे पहले आता है सांख्य। जी हाँ, हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे, फिलोसफी की बात करेंगे थोड़ी सी सत्य की, ठीक है, कि सच क्या है, रियलिटी क्या है ना। पहली बात तो ये समझते कि एक्चुअली में फिलोसफी होती ही क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि भाई नॉर्मल भाषा में, है ना, क्योंकि अगर हम चीजों को नॉर्मली समझते हैं तो आई थिंक ज्यादा समझ में आती है। एंड विथ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। ये नहीं कि भाई हम केवल बातें करें, क्वेश्चंस भी करेंगे, आप कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये मेरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें भाई फिलोसफी, व्हाट इज फिलोसफी, कि भाई फिलोसफी होती क्या है ना, या दर्शन शास्त्र होता ही क्या है, फिलोसफी, ठीक है जी, या दर्शन शास्त्र। तो भाई देखिए, नाम से ही दिख रहा है, हिंदी में तो बड़ी आसान चीजें हो जाती है, दर्शन शास्त्र, ठीक है जी। तो दर्शन का मतलब क्या, दर्शन दर्शन करने जाते हैं जी, है ना, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे जी, ठीक है। दर्शन का मतलब होता है देखना, या सीधी सीधी सी बात है, अगर हम कहें तो भाई व्यू पॉइंट, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, व्यू पॉइंट, कि भाई किसी का व्यू पॉइंट क्या है। अब अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं, ये बात भी भाई सच है ना। भाई डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे कहूं तो आप ये पाएंगे कि ये जो दर्शन है, ये जो सोच है, कुछ लोग ऐसे हुए हैं इतिहास में, आज भी होते हैं, जो अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, जो अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं और जिनका प्रभाव युगों युगों तक रहता है। उनकी सोच कुछ ऐसी होती है जो कई बार कई बड़ी बड़ी सभ्यताओं तक को जन्म देती है। बहुत लोग होते हैं जो उनके पीछे चलते हैं, उनकी सोच को, उनके आइडियोलॉजी को लेकर, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, फिलोसोफर्स कहा जाता है, जो कि लीडर होते हैं, लीड करते हैं अपनी सोच से दूसरों को प्रभावित करके और उनकी बातों को समझने के लिए, ठीक है। उनकी बातों में सीधी सी बात है भाई, आज जिस बात कर रहे हैं हम, सांख्य दर्शन की जो हम बात कर रहे हैं, सांख्य, ठीक है। आज जिस सांख्य दर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको जानकर ये अचरज होगा कि ये सांख्य दर्शन आज से लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पुराना है। आप समझ सकते हैं? मतलब ये उस समय का दर्शन है, उस समय की सोच है, जो कि आज भी आपको ऐसा लगेगी कि रेलिवेंट बात कर रहे हैं। इतना ज्ञान था उस समय के व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति को क्या इतना ज्ञान था उस समय पे, शायद हमें अभी भी नहीं है। और शायद क्या इनके आगे आपको लगेगा, इनके ज्ञान के आगे कि अरे हम तो बहुत बोने हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जब हम बात करेंगे कपिल मुनि की। जी हाँ, शुरुआत करते हैं सांख्य दर्शन की। और सांख्य दर्शन में जैसा कि मैंने कहा कि सांख्य दर्शन दिया किसने है, कपिल मुनि ने। चलिए मिलते हैं एक बार कपिल मुनि से, ठीक है, क्या कहते हैं, है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, है ना, भारतीय दर्शन का योगदान, ठीक है। और इसमें जो आते हैं सबसे पहले हमारे सांख्य दर्शन में, ये है जी हमारे कपिल मुनि। अब इनकी भाई वैसे तो पिक्चर हो नहीं सकती क्योंकि कैमरा नहीं था, लेकिन हाँ, जिस भी कलाकार ने अपनी कल्पना से बनाया, ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया कि भाई कभी कपिल मुनि ऐसे रहे होंगे और उन्होंने एक दर्शन दिया जिसका नाम था सांख्य, ठीक है। वैसे अगर इसको देखा जाए थोड़ा सा, है ना, लॉजिकली अगर थोड़ा सा समझे, तो ये है ना, संख्या जैसा लग रहा है कुछ, है ना। अगर इसको वैसे पढ़े, अगर इसको संख्या ना कहें तो ये संख्या जैसा लग रहा है आपको कुछ। संख्या की स्पेलिंग क्या होगी, संख्या, संख्या की स्पेलिंग भी यही होगी, है ना। और हमारा एक फैशन भी बना हुआ है भाई, हम योग को योगा कहना शुरू कर दिया है। नहीं, अशोक अगर बोले ना भाई अशोक ने किया, तो हमें लगता है कि भाई कोई पड़ोस का अशोक है उसने किया होगा, लेकिन जैसे अशोका बोल देंगे, अशोका ने किया, तो ये लगता है हाँ हाँ, द ग्रेट अशोका की बात चल रही है ना। तो हमारा एक साइकी ऐसा हो गया है कि भाई हम, है ना, जो वो स्पेलिंग लिखते हैं इंग्लिश, उनके जैसा बोलना हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल इस बात को समझना है कि ये जो सांख्य दर्शन है ना, ये संख्या से ही रिलेटेड है।
ठीक है, कब आया, कैसे आया, क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो सारी बातें करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये सांख्य जो है भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख शाखाओं में से एक है। ठीक है, मतलब ये प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, और आप ये पाएंगे कि आपकी जो सोच है ना, वो इनसे बहुत कुछ मिलती जुलती है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस समय पर, जी हां, किस समय पर, 800 से 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व, आज ये जो नया कैलेंडर चल रहा है ना, जिसको 2024 चल रहा है अभी, उसके भी 800 से 600 साल पूर्व। और 800 से 600 साल का तात्पर्य आप ये समझ लेना कि लगभग 100 सालों में 4 पीढ़ियां चली जाती हैं। 4 पीढ़ियां इन द सेंस कि भाई 25 साल के लगभग पुराने टाइम को देखें तो भाई शादी हो गई, बच्चा हो गया, अगली पीढ़ी आ गई, फिर 25 साल में अगली पीढ़ी आ गई, फिर 25 साल में अगली पीढ़ी आ गई। इस तरीके से 4 पीढ़ियां बन जाती हैं 100 सालों में। तो आप देखिए कितने पुराने व्यक्ति हैं ये। ठीक है, लेकिन आज हम उनका नाम ले रहे हैं। नाम क्या है? कपिल मुनि। ठीक है जी। किसको जाता है भाई? महर्षि कपिल, है ना, सेज कपिल। ठीक है, अब वही है कि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सेज कपिला, है ना, नोट कपिल, है ना, कपिला बोलते हैं। ठीक है, कपिल बोले तो ज्यादा अच्छा आई थिंक। ठीक है, दिया जाता है। और ये जो है, ये जो हमें इसके बारे में पता कहाँ से चलता है? हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये जो महर्षि कपिल है इन्होंने लिखा है? तो इनके एक बुक है, इनकी नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, एक बुक है, इस बुक का नाम क्या है? सांख्य कारिका। सांख्य कारिका बुक है, और उस बुक को लिखा है किसने? ईश्वर कृष्ण ने। ठीक है, तो चलिए भाई मिलवाता हूं आपको उनकी बुक से। ईश्वर कृष्ण, याद रखना भाई, सांख्य कारिका बुक में जो इनकी जो सोच है, जो दर्शन है, उसके बारे में मिलता है। और ये है वो बुक। ठीक है, अलग अलग उसके वो रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई सांख्य कारिका है। ठीक है, और प्लस में क्या लिखा है? श्रीमद ईश्वर कृष्ण विरचिता, मतलब उनकी रचिता है, श्रीमद ईश्वर कृष्ण की रचिता है। ठीक है, मतलब उन्होंने इसको लिखा है। यहां तक बात क्लियर है? अब अब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भाई जो सांख्य है ना, जो सांख्य है वो मिलता जुलता किससे है? संख्या से। तो यहां पर आप एक बात देखेंगे कि इसमें संख्याएं बहुत प्रयोग की गई है। संख्याएं जैसे, पहली बात, ये ड्यूअलिज्म में विश्वास करता है। दूसरी बात, ये 3 दुखों की बात करता है। तीसरी बात, ये 3 गुणों की बात करता है। उसके बाद ये 25 एलिमेंट्स की बात करता है। डरने की बात नहीं है, सारी चीजें बड़ी आसान है, सारी चीजें हमारी सुनी हुई हैं, क्योंकि हमारी ही तो है, हमारा ही तो कल्चर है ये। ठीक है, तो सारी चीजें हमने सुनी हुई है। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़ा सा हमें हल्का सा अगर माइंड लगा लेंगे कि हाँ ये चीज, अच्छा ये चीज इससे रिलेशन है, ठीक है, तो हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, प्लस में हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं हमारा भी व्यक्तित्व बेहतर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई, इसके अंदर काफ़ी सारी संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं किसकी? शुरुआत करते हैं भाई सांख्य की, है ना। जैसे कि मैंने बताया भाई, सांख्य संख्या से संबंधित है। दैट्स वाई मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई देखो संख्याओं में कौन सा है। अगर हम बात करें थ्योरीज और इन सांख्य फिलोसफी, है ना भाई, सांख्य दर्शन में कौन से सिद्धांत आते हैं? तो सबसे पहला सिद्धांत किसका है? सबसे पहला सिद्धांत है ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद। ये द्वैतवाद है। द्वैतवाद मतलब, द्वैत मतलब दो, दो चीजों की बात करेंगे, है ना। पूरा यूनिवर्स जो बना है वो दो चीजों से मिलकर बना है। कौन सी दो चीजें हैं? अभी आ जाएंगे जी आपके सामने। ठीक है, द्वैतवाद की बात करेंगे, दो अगेन संख्या। ठीक है जी, दो अगेन एक संख्या है। आफ्टर दैट ये बात करेंगे क्वालिटीज की, गुण की बात करेंगे। तो बात करेंगे कौन से कितने गुण? 3 गुणों की बात करेंगे। कौन से 3 गुण? अभी उसकी बात करेंगे ना। भाई क्वालिटीज की बात भी करेंगे, वो भी संख्या में करेंगे। आफ्टर दैट सफरिंग्स की बात करेंगे, दुख की बात करेंगे, है ना। दुख की बात मतलब ये नहीं कि भाई कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे आपको दुख हो, नहीं। दुख कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसा दुख होता है, ठीक है, वो बात करेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिविध दुख होते हैं ना, 3 जो होते हैं त्रिविध दुख, या सफरिंग जो होती है 3 प्रकार की होती है। अगेन संख्या है। उसके बाद में एलिमेंट्स की बात करेंगे, तत्व। कितने एलिमेंट्स बताए मैंने? टोटल 25 एलिमेंट्स बताए संख्या दर्शन के अंतर्गत जो आते हैं, और इनके ऊपर प्रश्न बने हैं।
मैं प्रश्न भी लेके आया हूं, साथ के साथ हम प्रश्न करते चलेंगे, डोंट वरी। विद ईयर में आपको प्रश्न करवाने वाला और हमारा यही पैटर्न रहेगा। जो भी चीज करेंगे उसके साथ में जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न रहेगा वो हम करते चलेंगे साथ के साथ में, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद में इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में भी बताया है कि भाई चीजें कैसे बनी है। जैसे मैंने कहा ना, पूरा यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ड्यूअलिज्म जिसका कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। इवोल्यूशन की बात की है यहां पर, चार्ल्स डार्विन वाला इवोल्यूशन नहीं, ठीक है। हाँ, वैसे ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें साइंटिफिक नजर आ सकती हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट है, ठीक है। हाँ, काफी वैसे साइंटिफिक चीजें हैं इसमें। और एक कहा इन्होंने सत्कार्यवाद, इसके ऊपर बहुत प्रश्न आए हैं, सत्कार्यवाद, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। जहां पर ये बात करेंगे कोज एंड इफेक्ट की, ठीक है, कारण तथा प्रभाव, एंड कोज एंड इफेक्ट अगेन, ठीक है। आपको पता हो तो कोज एंड इफेक्ट साइंस का एक प्री रिक्विजिट है ना। साइंस को भाई, साइंस कौन बनाता है? कोज एंड इफेक्ट। भाई कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है ना। भाई मैं यहाँ पे आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है। आफ्टर दैट आपका जब एग्जामिनेशन होगा तो इससे प्रश्न बनेंगे, सांख्य से प्रश्न बनते हैं। आप इस चीज को याद रखना। और सांख्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है समझना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यदि आप इसको दिल से सीखेंगे कि हाँ भाई सच में ही दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, अच्छी चीज है, ठीक है। शुरुआत करें भाई सांख्य दर्शन की। तो भाई शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम ड्यूअलिज्म की, ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद की, ठीक है। तो द्वैतवाद, जब मैंने कहा कि दो चीजें हैं, है ना, मैंने कहा कि दो चीजें हैं, ठीक है। और वे दो चीजें कौन सी हैं, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में आप देखना, ठीक है। दो चीजें कौन सी हैं? एक है भाई पुरुष, दूसरा स्त्री नहीं, है ना। एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। यहां पे पुरुष से तात्पर्य मैन से नहीं है ना। यहां पे पुरुष से तात्पर्य है वो व्यक्ति जो पुरुष को पुरुष बनाते, वो एंटिटी जो पुरुष को पुरुष बनाती है। पुरुष इन द सेंस यहां पर ह्यूमन बीइंग से है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग को मैं कहूंगा कि समथिंग सुपर नेचुरल, है ना, परमात्मा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब भाई जो जीवन शक्ति हम कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। एक वो चीज है और दूसरी है प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ आ गया, सारे मटेरियल आ गए, सब कुछ जो भी आपको दिखाई देता है, ठीक है, जो भी कॉन्क्रीट चीजें हैं वो सब कुछ प्रकृति, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं पुरुष जो है यहां पर तात्पर्य सोल से, आत्मा से, सुपर नेचुरल पावर से है, जो भी है, ठीक है। और प्रकृति जो है वो बाकी जो कुछ हमें यहां पर मिलता है वो है। जो पुरुष है वो पारलौकिक है और जो प्रकृति है वो लौकिक है, मतलब इसी लोक की है, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं किसकी? ड्यूअलिज्म की, ठीक है। क्योंकि एक ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी है, द्वैतवादी दर्शन है ना। दो चीजों को मानती है ये, द्वैत, द्वैत मतलब दो, ड्यूअलिस्टिक, ठीक है। और ये ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी क्या कहती है भाई? सांख्य क्या है? एक द्वैतवादी दर्शन है, द्वैतवादी, ठीक है। जो दो मौलिक वास्तविकताओं को, है ना, बेसिक जो चीजें अगर समझे तो भाई वो दो है, एक नहीं है, दो है। वेदांत की जब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब एक हो जाएगा वो, ठीक है। अभी फिलहाल दो की बात हमारी चलेगी कि भाई दो मौलिक वास्तविकताओं के अस्तित्व का प्रस्ताव करता है कि दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं जो हर चीज का क्या है? बेस है ना। जो हर चीज का क्या है, मतलब जहां से सब चीजें बनी हैं, जहां से सब चीजें चली हैं, वो केवल दो ही चीजें हैं। और वो दो चीजें कौन सी? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति, ठीक है। और अगेन मैं याद दिला रहा हूं, पुरुष वो पुरुष नहीं है। अब यहां पे भी देखिए, अगर पुरुष लिखा दिखता है तो हम पुरुषा बोलते हैं इसको, है ना। पुरुषा, पुरुषा नहीं है, पुरुष ही है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि भाई महर्षि कपिल ने तो पुरुष ही बोला होगा ना, है ना। अब हम उसको पुरुषा थोड़ी बोलेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। पुरुष क्या है? पुरुष जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये आत्मा है। आत्मा का तात्पर्य क्या है? कि जो निष्क्रिय दर्शक है, जो कुछ करता नहीं है लेकिन हाँ देख सब कुछ रहा है, देख रहा है सब कुछ लेकिन कुछ करता नहीं है, सक्रिय नहीं है। अभी यहां पे एक आप फिलोसफी में डिफरेंस पाएंगे
कि एक फिलोसफी ये कहती है कि भगवान कहीं ऊपर बैठा है आसमान के ऊपर, ठीक है, भगवान या जो भी सुपरनेचुरल पावर है, ठीक है, और वही हर पत्ते को हिलाता है। लेकिन आप ये जानकर अजीब लगेगा आपको कि ये सांख्य नहीं कहता है। सांख्य ये कहता है कि वो देखता तो है लेकिन वो कुछ करता नहीं, निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हर पत्ते पत्ते को हिलाने वाला ही कोई ऊपर वाला है, तो फिर दुनिया में जो गलत काम हो रहे हैं फिर तो वो भी वही करवा रहा है। पॉइंट है ना? अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है तो इसका मतलब तो ऊपर वाला ही करवा रहा है। अब उस हत्या करने वाले को तो फिर सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो यहां पर ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी बात कंपेरेटिवली ज्यादा लॉजिकल है अगर समझे तो। ये क्या कहते हैं भाई, पुरुष जो है वो क्या है, निष्क्रिय दर्शक है, देख रहा है सब कुछ, सबको देख रहा है लेकिन निष्क्रिय है। उसके बाद में शाश्वत है, शाश्वत मतलब इटर्नल है, हमेशा से है ना, जैसे बोलते हैं ना पैदा होता है ना मरता, वो हमेशा से है, ठीक है, और अपरिवर्तनीय है, चेंज भी नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं है, जैसा है स्टार्टिंग से वैसा ही है, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, कॉन्शियसनेस या सोल बोलते हैं, चेतना या आत्मा, या सीधा सीधा कहें परमात्मा, ठीक है। यह शुद्ध चेतना का प्रतीक है। ये क्या है भाई, शुद्ध चेतना का प्रतीक है, शुद्ध चेतना, ठीक है। अब एक तो चीज उन्होंने कही इसकी, ठीक है, हालांकि नाम नहीं लिया ब्रह्म, ठीक है, वो आगे जाके वेदांत में आ जाएगा, लेकिन मुद्दा वहीं से आ रहा है, सेंस वहीं से आ रही है कि देर इज समथिंग सुपर नेचुरल, है ना। सुपर नेचुरल है एक चीज, टोटल दो द्वैतवाद, द्वैत में एक क्या आ गया, सुपर नेचुरल आ गया, और दूसरा क्या आया, नेचुरल, या हम कहेंगे भाई प्रकृति, है ना। दूसरा क्या आया भाई, प्रकृति, प्रकृति, है ना। प्रकृति जो हम कहेंगे भाई नेचर या मैटर, है ना, प्रकृति, सिंपल सी बात है ना। इसको थोड़ा सा अगर आप समझना चाहेंगे ना प्रकृति को, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा यदि आप समझेंगे इसको किससे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटम तो आपको पता होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना शुरू करेंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रकृति ये कहना चाहती है। अभी मैं जब भी प्रकृति बोलूं आपको एटम से समझ के चलना है, ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता, है ना। पहली बात तो भाई एक्टिव है ये, क्योंकि भाई हम जो भी चीजें बनी है, इंक्लूडिंग मी यू एवरीथिंग दिस वन दैट वन, है ना, ये सब कुछ क्या है, एटम से मिलकर बना होगा, प्रकृति की चीज है, प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना है, सीधी सी बात है, ठीक है। एक्टिव है, डायनामिक है ना, डायनामिक प्रिंसिपल मतलब चेंज होता रहता है, मैं भी चेंज हो रहा हूँ, आप भी चेंज हो रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे हमारे ज्ञान में भी चेंज आ रहा है, सारी चीजें जो है ना, जो भी मतलब भौतिक है आप उसकी बात करो, है ना, तो ये सारी चीजें चेंजेबल है, जबकि ये वाली चीज क्या थी, इटरनल थी, ये चेंजेबल नहीं थी, ये चेंजेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स, है ना। भाई पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो यूनिवर्स है, क्या वो इसका नहीं बना हुआ है, क्रिएशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज के लिए, और मैनिफेस्टेशन मतलब उसके दिखाने के लिए, दिखने के लिए, है ना, प्रकट होने के लिए, है ना, ब्रह्मांड के प्रकट होने के लिए क्या है ये, उत्तरदायी है, क्या, हमारी प्रकृति, ठीक है। अब याद करने के लिए बता रहा हूं, रिलेट मत करना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया भाई एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीन चीजें हैं ना, इसमें भी तीन ही चीजें, कौन सी तीन चीजें हैं, और ये तीन चीजें याद रखनी, और ये बैलेंस में है, अगेन एटम में भाई बैलेंस में होता तो इसमें भी बैलेंस में है, जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूं याद करने के लिए, कभी सोचो कि भाई वहां पे बैठ के वो एटम की बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। हाँ, इन्होंने तीन चीजों की बात करी है जो कि बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो ये भाई तीन गुणों से बनी है, तीन गुण कौन से हैं, एक सत्व, सत्व, ठीक है जी, सत्व, ठीक है। सत्व नाम से ही दिख रहा है क्या, संतुलन या ज्ञान, ठीक है जी, सत्व मतलब संतुलन या ज्ञान मतलब पॉजिटिव, है ना, और इनके कलर भी बताए गए हैं। अब सत्व का कलर कौन सा होगा, ज्ञान का अगर कलर दिखाना हो तो कौन सा होगा, सीधी सी बात है भाई, व्हाइट कलर होगा, होगा ना, ठीक है। इसका कलर क्या होगा,
व्हाइट। ठीक है जी। उसके बाद में रजस। रजस, रजस क्या होता है? जो क्रियाशीलता है, मतलब एक चीज जो कार्य कर रही है ना, क्रियाशीलता से रिलेट करेंगे इसको हम, क्रियाशीलता। ठीक है, परिवर्तन से रिलेटेड, जो परिवर्तित होती है, जो चीजें चेंज होती है। ठीक है, और इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है रेड। ठीक है, एंड द एंड है ना, जहां पे जाके सब कुछ एंड हो जाता है, वो क्या है? तमस। तमस मतलब जड़ता या अज्ञान। ठीक है, अब अज्ञान का कलर कौन सा होगा? सीधी सी बात है भाई, ब्लैक। हाँ या ना? इसका कलर क्या होगा भाई? ब्लैक कलर होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। जो सत्व है, सत्व जो है, सत्व जो है वो क्या है? बैलेंस या नॉलेज है। मतलब यदि आपको कोई बात समझ में आ रही है, आपको कोई बात क्लियर हो रही है, जैसे कि मैं कहूंगा कि जीन पियाजे ने बताया कि इक्विलिब्रेशन होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है जब हमें कोई चीज समझ में आती है। तो यहां पर वही बात आ रही है कि भाई जब हमें हमें किसी चीज का ज्ञान मिलता है और वो हमारे समझ में आ जाता है, तो हमारे माइंड में बैलेंस बन जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। यहां पर भी वही बात है कि बैलेंस बन रहा है ना, हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो, और ज्ञान कलर व्हाइट। ठीक है, आफ्टर दैट क्या कह रहे हैं भाई? रजस। रजस मतलब एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब आप ब्लड से रिलेट कर सकते हैं, रेड कलर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करना। ठीक है, एंड तमस। तमस क्या होता है? सुना ना, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तमस है, तमस का मतलब ही क्या होता है? मतलब तमस से ज्योतिर की तरफ जाना है। ज्योतिर मतलब उजाले की ओर, है ना। तमस होता है अंधेरा, अंधेरे से या अंधकार से उजाले की तरफ जाना। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, है ना। तो भाई तमस का मतलब ही क्या होता है? अंधकार। इनर्शिया मतलब जड़त्व, है ना, जड़ है जो। ठीक है, एंड इग्नोरेंस मतलब अज्ञान। ठीक है, तो क्लियर है? तो यहां पर तीन चीजें क्या है प्रकृति में? तीन चीजें हैं। ठीक है, सत्व, रजस, तमस। ठीक है, और ये तीनों चीजें बैलेंस में होनी जरूरी है। चलिए बात करते हैं भाई बैलेंस की, कि भाई ये चीजें कैसे बैलेंस में होंगी। चलिए इससे पहले देखिए प्रश्न आ ही गया। ठीक है, कब आया है भाई? 2012 में। और मैंने जितने भी सारे प्रश्न हैं मैं यहाँ पे लेके आया हूं आप सभी के लिए। ठीक है, तो बस जल्दी से एक बार बताएंगे कि भाई क्या कुछ रहेगा। कौन सा दर्शन, देखो अब हमें पहचानना कैसे, कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा की द्वैतवाद, दिखाई दिया आपको? द्वैतवाद पर विश्वास करता है। विच फिलोसफी बिलीव्स इन द ड्युअलिटी, है ना, ड्युअलिटी, कीवर्ड दिखाई दिया आपको? ड्युअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। प्रकृति एंड सोल। सोल को यहां पे हम पुरुष बोल रहे हैं, पुरुष के आगे मैंने लिखा था सोल। ठीक है, आंसर तो आपको पता ही था भाई, हम सांख्य ही पढ़ रहे हैं तो सांख्य ही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सांख्य। ठीक है, तो हम ऐसे ही करके चलेंगे, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, नए पुराने सारे। ठीक है, मीन टू से 2012 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न बने हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड जहां पर भी आना चाहिए, जैसे कि आपको पता है अभी हमने ये पढ़ा था, तो ये प्रश्न यहीं पर आना चाहिए था ना, क्योंकि हमने ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहीं पर ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके प्रश्न आते रहेंगे आगे भी। चलिए अब बात करते हैं किसकी, जब हमने पढ़ा कि भाई ड्युअलिटी की बात की, है ना। अभी हम ये जानेंगे कि ये जो तीन जो हमारे सत्व, रजस और तमस है, ठीक है, इसको मैं एक बार, वैसे देखो मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा सा आगे चलता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी रिलेट कर रहा था कि भाई क्या हम इसको ब्रह्मा विष्णु महेश से कर सकते हैं? कैसे? क्योंकि भाई ब्रह्मा क्या होता है? जन्म देने वाला सत्व। ठीक है, विष्णु क्या होता है? जो चलाता है क्रियाशीलता से। और तमस क्या? महेश, जो कि भाई डेथ का प्रतीक है ना। ब्रह्मा जन्म देने वाला, ठीक है, विष्णु चलाने वाला, एंड महेश क्या? खत्म करने वाला। ठीक है, तो मतलब कहने का कि जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं प्लीज याद रखना, वहां पर ऐसा कुछ नहीं बताना है, कभी एग्जाम में ऐसा लिखने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जस्ट याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, रिलेट कर रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। जो थ्री क्वालिटीज, जो हमारे तीन गुण हैं, अभी मैंने कहा ना कि भाई इसके अंदर तीन गुण हैं, तीन दुख हैं, तो जो तीन गुण है ना, वो तीन गुण यही है, क्या? सत्व, रजस, तमस। ठीक है,
सांख्य प्रपोज्ड दैट प्रकृति इज कंपोज्ड ऑफ 3 गुणास, है ना, 3 गुणों को करती है या 3 क्वालिटीज को दिखाती है, विच आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ बैलेंस। ये हमेशा एक संतुलन की स्थिति में रहते हैं, और अगर संतुलन की स्थिति में है तभी चीजें क्या है, सही तरीके से चलती हैं। जैसे कि भाई एटम जो है अगर वो बैलेंस स्टेट में होता है तभी वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है ना। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा चीजों को रिलेट कर रहा हूँ इसके साथ में, है ना। तो भाई हमेशा संतुलन की स्थिति में रहते हैं, आप समझ रहे हो। जैसे कि ऑक्सीजन जो है अकेला एटम कभी नहीं रुक पाएगा, O2 को ही रुकना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन जब 2 एटम मिलेंगे तभी वो जाके स्टेबिलिटी में आते हैं, ठीक है, अदरवाइज अनस्टेबल रहेगा, अकेला वो नहीं रुकता है, ठीक है। तो सत्व, रजस, तमस, ठीक है, ये तीनों क्या है, बैलेंस में रहने जरूरी है। अब सत्व में क्या क्या आ जाएगा भाई, प्यूरिटी आ जाएगी, है ना, हार्मनी आ जाएगी, एंड नॉलेज आ जाएगी, या हम कहेंगे भाई शुद्धता, सद्भावना और ज्ञान का प्रतीक है क्या, हमारा सत्व। ठीक है, डन हो गया यहां तक। उसके बाद में रजस में क्या आ जाएगा, रजस को आपको हमेशा याद रखना है, किससे रिलेट करना है, एक्टिविटी से। एक्टिविटी से करेंगे तो रेड कलर अपने आप रिलेट हो जाएगा, है ना, क्रियाशीलता से। ठीक है, यदि आप क्रियाशील हैं, यदि कोई व्यक्ति भाई काम कर रहा है, इसका मतलब रजस। एक आदमी पड़ा है जड़ होके, जड़ मतलब बस अपना सोता रहता है, पड़ा रहता है, तो वो क्या है, जड़ा तो ही है ना। उसके अंदर कौन सी चीज, कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है, तमस की टेंडेंसी ज्यादा है, वो अंधेरे की तरफ ही तो जा रहा है वो, या नहीं, उसका भविष्य अंधकार में नहीं है, अंधकार में है। ठीक है, तो भाई क्रियाशीलता, पैशन, है ना, जुनून होना, एंड चेंज, और परिवर्तन भी होगा, है ना, परिवर्तन से रिलेटेड है। एंड तमस किससे रिलेटेड होगा भाई, डार्कनेस से, डार्कनेस मतलब अंधकार से, है ना, इनर्शिया से, इनर्शिया मीन्स जड़त्व से, जड़ हो जाना, ठीक है, एंड अज्ञान, या हम कहेंगे इग्नोरेंस से। तो ये क्या है, ये 3 क्वालिटीज है। जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा दर्शन है ये किस में चलता है, ये नंबर्स में चलता है, संख्याओं में चलता है। तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने यही जाना कि भाई द्वैतवाद की बात करता है। द्वैतवाद में क्या, पुरुष और प्रकृति, ठीक है, पुरुष क्या है, जो सुपर नेचुरल है, या हम कहेंगे आत्मा है, ठीक है, और वही प्रकृति क्या है, जो मेटीरियल है, जो हमारा, जिससे हम सब बनते हैं वो सब। ठीक है, तो ये क्या है, यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि इनका तीनों का इक्विलिब्रेशन होना जरूरी है, इन तीनों का संतुलन होना जरूरी है। और अगर ये तीनों चीजें इक्विलिब्रेशन में होंगी, अगर ये तीनों चीजें इक्विलिब्रेशन में होंगी तभी प्रकृति का क्या होगा, निर्माण होगा। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, तो भाई एक बार देख लेते हैं क्या कुछ है। हाँ, इक्विलिब्रियम का क्या कहलाएगा भाई, संतुलन। व्हेन दीज 3 गुणास आर इन ए स्टेट ऑफ बैलेंस, जब ये 3 गुण किस में होंगे, बैलेंस में होंगे, दे कंस्टिट्यूट प्रकृति, है ना, तो ये प्रकृति करेंगे, है ना। तो प्रकृति जो है इन तीनों के बैलेंस से ही बनती है, तो ये प्रकृति का निर्माण करते हैं। डन हो गया, डन हो गया जी। तो ये प्रकृति का निर्माण करेंगे, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, आगे चले, ठीक है, हाँ डन। अभी चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, जो अभी तक हमने किया है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ठीक है, जून 2019 में आया भाई, ये क्या कहता है, सांख्य दर्शन में 3 गुणों की समता को क्या कहा जाता है, बताओ जी क्या कहा जाता है। जो 3 गुण है, सत्व रजस तमस, उनकी जो समता को, मतलब इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है। क्या पुरुष कहते हैं, महत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, या सटल एसेंस कहते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, कंस्टिट्यूट प्रकृति, है ना। जब इनका संतुलन होता है तो क्या बनाते हैं, ये प्रकृति बनाते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हाँ या ना। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर ये तरीका सही है या नहीं, है ना। तो भाई यहां तक आपको समझ में आया। अभी देखो हमने बात की शुरुआत में किसकी, ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद की बात की, कि भाई एक पुरुष होता है और एक क्या होती है, प्रकृति होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की 3 क्वालिटीज की, 3 गुणों की बात की, ठीक है, जिनसे मिलकर प्रकृति बनती है। कौन से सत्व रजस तमस। ठीक है,
अब ये सत्व रजस तमस 3 गुण हो गए। इसी प्रकार से 3 प्रकार के दुख भी होते हैं, दुख भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भाई बात करते हैं सफरिंग्स की, जिसके बारे में बता। देखो दुख की बात कोई नहीं करता है ना, लेकिन हमारे महर्षि कपिल ने आज से 3000 साल पहले ये सारी चीजें बताई। जब लगता है ना 3000 साल पुरानी बातें हैं ये, तब थोड़ा सा एक वो आता है कि हाँ यार कुछ बात तो है बात में। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं किसकी, सफरिंग्स की, दुखों की, है ना। त्रिविध दुख, है ना, दुखा नहीं बोलूंगा मैं, दुख ही बोलूंगा, त्रिविध दुख, है ना, कि भाई 3 विधि या 3 प्रकार के दुख होते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, ये हैं कौन से। एक दुख ऐसा होता है जो क्या होगा, अपना आध्यात्मिक होगा, जो आंतरिक दुख होगा। देखो अभी मैं वैसे बता देता हूं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, फिर आपको नाम तो पता चली जाएगा। ठीक है, एक होता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक मतलब अपने अंदर का दुख। सपोज किसी व्यक्ति को टेंशन है, स्ट्रेस है ना, किसी बात को लेके चिंता है ना, दुख तो है ही वो, किसी ने कुछ कह दिया आपको बुरा लग रहा है ना, या भाई आप डिप्रेशन में है, या कोई मतलब कुछ भी ऐसा जो अंदर से दुख है, अंदर से अपना खुद का, अपना स्वयं का दुख है। अब वो फिजिकल भी हो सकता है, शरीर में पेन है, किसी और ने ना दिया हो बस वो, अगर वो दुख किसी और ने नहीं दिया है, एक तो दुख वो हो सकता है। ठीक है, एक तो दुख वो हो गया आध्यात्मिक, है ना, अधि आत्मिक, उसी से बनता है आध्यात्मिक, अधि आत्मिक, है ना। एक होता है सॉरी अधि भौतिक। भौतिक मतलब बाहर का, अधि भौतिक, भौतिक मतलब जो दुख किसी और ने दिया हो, है ना भाई। मान लो भाई किसी से झगड़ा हो गया, है ना, और उसने दूसरे का सिर फोड़ दिया, तो दुख तो होगा, फिजिकल पेन होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, अधिभौतिक। या भाई किसी ने किसी को कुछ अपशब्द बोल दिए, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, अधिभौतिक। इससे पहले वाले में मैंने गलत एग्जांपल दे दिया था, इसमें आएगा ये अधिक, क्योंकि जब भी दूसरा आ गया तो वो भौतिक में आ गया, अधिभौतिक। ठीक है, किसी और के कारण से जो दुख होता है। और तीसरा जो दुख होता है वो होता है अधिदैविक, थर्ड। दैविक मतलब जो दैवीय दुख होता है। दैवीय दुख कैसा हो सकता है भाई, हम कहेंगे भाई जो ग्रहों नक्षत्रों से दुख हो जाता है ना, जैसे कि बोलते हुए काल सर्प योग आ गया। ठीक है, या भाई नक्षत्र साढ़े साती लग गई शनि की। ठीक है, या भाई हम कह सकते हैं कि भाई फ्लड आ गया, है ना, जिसका हमारे ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। भूकंप आ गया, है ना, वो क्या है, दैविक दुख है, दैवीय दुख है, समझ रहे हो? ठीक है, दैविक समझते हो, है ना, दैवीय समझते हो। ठीक है, तो वो वाला जो दुख है, तो ये 3 प्रकार के दुख होते हैं, एक अपना, एक पराया, और एक उसका। उसका मतलब ऊपर का मतलब आप ये मत समझना मैं ऊपर वाले को बोल रहा हूँ, इसका ही बोल रहा हूँ जो अंदर है हमारे। ठीक है, तो मतलब प्रकृति हम कह सकते हैं उसको, है ना, उसका जो दुख है, या पुरुष हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई 3 दुखों की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा बताया, जो हमारा आंतरिक दुख है ना, जिसको हम बोलते हैं अधि आत्मिक। आत्मिक दिखाई दे रहा है आपको, आत्मिक। आत्मिक मतलब आत्म, आत्म मतलब मैं, मेरा अपना दुख। ठीक है, इंटरनल सफरिंग्स, इंटरनल मतलब आंतरिक जो हमारा दुख होता है, हमारा आंतरिक जो दुख होता है उसको हम बोलते हैं ये अधिआत्मिक, है ना, आध्यात्मिक जो बन जाता है मिलके। ठीक है, ये वे दुख है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होते हैं, हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। अब ये शारीरिक भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, है ना, या मानसिक भी हो सकते हैं। ठीक है जी, मन से संबंधित जो दुख होते हैं। ठीक है, शारीरिक में भाई बीमारी हो सकती है कोई, है ना, कोई भाई रोग हो सकता है, दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है ना, ये दुख होते हैं अपने स्वयं के। ठीक है, और मानसिक में क्या हो सकता है भाई, तनाव हो सकता है। ठीक है, चिंता, क्रोध, नकारात्मक भावनाएं, कुछ भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे, है ना, उदाहरण में अगर देखें तो भाई कोई पुरानी बीमारी हो गई, चिंता हो गई, है ना, ये सारे क्या है भाई, आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक। अधिआत्मिक मतलब मेरे अपने हैं, ये दुख किसी और ने नहीं दिया मुझे, मेरा ही। ठीक है, अधिआत्मिक या आध्यात्मिक। दूसरा मैंने क्या बताया, जो दुख हमें बाहर से मिलते हैं, बाहर से इन द सेंस हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अधिभौतिक, अधिभौतिक।
अधिभौतिक, भौतिक मतलब बाहर से, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल सफरिंग्स। ठीक है, अब देख लेना, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति इस दुख से ज्यादा पहले दुख से अधिक परेशान है ना। ये दुख होता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा भयंकर दुख पहले वाला है, दूसरे वाला इतना नहीं है। दूसरा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता, हम ही बिगाड़ेंगे अपना जो बिगाड़ेंगे। चलो देख लेते हैं क्या कुछ है भाई। ठीक है, ये बाहरी दुनिया के दुख है, जैसे भाई अन्य जीवित प्राणियों के द्वारा। ठीक है भाई, कोई मनुष्य है, कोई जानवर है, कीड़ा है, भाई बिच्छू ने काट लिया, दुख तो होगा ना। कैसा दुख होगा वो? अधिभौतिक। देखो दुख को भी बांट रखा है किसने? 3000 साल पहले कपिल ऋषि ने। ठीक है, या पर्यावरणीय कारकों से कारण हो सकते हैं इनमें भाई, संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है ना, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, दूसरों द्वारा पहुंचाई गई हानि हो सकती है। ठीक है, उदाहरण में क्या भाई, सांप ने काट लिया, क्या कहलाएगा? अधिभौतिक, है ना। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, ठीक है, चोरी से निपटना, ये वाली क्या हो जाएगी भाई? अधिभौतिक हो जाएगी। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज अधिदैविक, अधिदैविक। ठीक है जी, अधिदैविक। ठीक है, नेचुरल और सुपर नेचुरल सफरिंग्स, क्योंकि भाई हम तो ये भी कहते हैं ना कि भाई सुपर नेचुरल है। ठीक है, तो उसका भी दुख हो सकता है। सुपर नेचुरल में क्या आ जाएगा? दैवीय या अलौकिक शक्तियों के कारण, है ना। दैवीय या अलौकिक शक्तियों के कारण होने वाले कष्ट है ना। इसके अंदर भाई प्राकृतिक घटनाएं भी शामिल है। इसी के अंदर क्या है भाई? प्राकृतिक घटनाएं भी शामिल है। जो मैं बता रहा था ना, आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो उसमें आ गया था। ठीक है, इसी के अंदर क्या है भाई? प्राकृतिक घटनाएं भी शामिल है। ठीक है, और जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है ना, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आ गई इसमें, चरम मौसम की स्थिति आ गई, है ना। ज्योतिषीय प्रभाव, जैसे मैंने कहा कि भाई, है ना, नक्षत्रों वगैरह का जो चेंज होना है, ठीक है, वो हो जाता है भाई। बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ग्रहों की स्थिति हो गई, है ना, ग्रह दोष वगैरह जो हो जाते हैं, तो ये वाले जो कष्ट हो गए सारे क्या कहलाते हैं? अधिदैविक कष्ट कहे जाते हैं। ठीक है, तो भाई यहां तक आपको कोई समस्या है तो बताइए। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने द्वैतवाद में देखा पुरुष और प्रकृति, दो। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा थ्री क्वालिटीज। थ्री क्वालिटीज मतलब क्या? सत, रजस, तमस। इनके ही बैलेंस से क्या बनती है? हमारी प्रकृति बनती है। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद में हमने देखा तीन प्रकार के दुख। ठीक है, और तीन प्रकार के दुख से तात्पर्य हमारा क्या था? कि तीन दुख होते हैं, एक अपना आंतरिक, एक होता है क्या? भौतिक बाहरी, और एक होता है पारलौकिक, है ना। पारलौकिक या अलौकिक जो दुख होता है वो इस लोक का जो ना हो। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? समझते हुए चलना है ना। रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी ही तो है। हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे? ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं अब एक बार फाइनली इन तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, त्रिविध दुखा में एक बार देखें तो भाई सबसे पहले हमने बात की आध्यात्मिक दुख की, और आध्यात्मिक दुख में क्या देखा? इंटरनल बोलते हैं, फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स, शारीरिक और मानसिक बीमारियां इसके अंतर्गत आती है, जो हमारी इंटरनल है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कौन सा था? जल्दी से बताएंगे। अधिभौतिक। अधिभौतिक में क्या हो जाता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाह्य, है ना। अन्य प्राणियों या भाई पर्यावरण कारकों के कारण होने वाले कष्ट, है ना भाई। कोई प्राणी जो है, या भाई सफरिंग्स कोज्ड बाय अदर बीइंग्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये। एंड द थर्ड वन इज अधिदैविक, है ना। अधिदैविक क्या होता है? अलौकिक है, जो प्राकृतिक या दैवीय शक्तियों के कारण वाले होने वाले जो कष्ट है वो कहलाते हैं हमारे अधिदैविक। यहां तक क्लियर? चलिए, अभी देखिए, जब शुरुआत हमने की तो हमने ये जाना कि भाई ये संख्याओं पर चलता है, दैट्स वाई संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब संख्याओं के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो शुरुआत में देखे, द्वैतवाद क्या है, तीन हमने क्वालिटीज देखी, और तीन ही हमने दुख देखे। अब बात हम करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी, और वो है 25 एलिमेंट्स। उनको याद करना भी बड़ा आसान है। आपको नाम सुन के लग रहा होगा 25 एलिमेंट्स, और जी हाँ, ये वही अगेन मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो भाई जब मैंने भी एमएड के दौरान इसको पढ़ा पहली बार तो मुझे भी लगा था कि 25 एलिमेंट्स हो सकता है शायद उस समय पर
25 जो एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्री टेबल जो होती है उनका पता हो। ठीक है, आज तो 100 से ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, कई तो मैन मेड भी है। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि भाई शायद एलिमेंट्स की बात करेंगे कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, वो वाली बात करेंगे। लेकिन फिर मैंने जाना कि अरे नहीं, ये तो भाई कुछ और ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तत्व वो तत्व नहीं है। ठीक है, पहली बात इनको जान लेते हैं, ये तत्व आध्यात्मिक चीजें हैं। ये तत्व हमारी ही बात करेंगे, जो हम है ना, ह्यूमन बींग्स, ये उनकी बात करेंगे। ठीक है, जानते हैं अपने आप को और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आज महर्षि कपिल के साथ। ठीक है, तो देखते हैं 25 एलिमेंट्स, सांख्य दर्शन के 25 तत्व। ठीक है, अब ये 25 तत्व हैं कौन से? अब ये 25 तत्व है ना, याद करना जैसे मैंने कहा कि बड़ा आसान है। कैसे? अभी बता देता हूं। 5 तो हमारी इंद्रियां हो गई, नाम नहीं लूंगा मैं अभी किसी का, लेकिन आपको पता है। 5 उन इंद्रियों के गुण हो गए, जैसे आंख इंद्रिय हो गई और देखना उसका गुण हो गया। 10 तो याद हो गए आपको? 10 याद हो गए ना? ठीक है, पता होगा नहीं, अभी आएगा भी। ठीक है, उसके बाद मैं कहूंगा 5 क्या हो गए भाई हमारे, जो हम मानते हैं कि भाई 5 तत्वों से मिलकर हमारा जो शरीर बनता है। सुना होगा ना, धरती, वायु, अग्नि, है ना, मैं जस्ट याद दिला रहा हूं। 15 तो आपको ऑलरेडी पता है ना? 15 तो आपको ऑलरेडी पता है ही। ठीक है, और 5 मैं कहूंगा कि हमारे शरीर के जो अंग हो गए, हाथ पैर, इस तरीके से। ठीक है, 20 हो गए, बचे क्या? 5। अब जो बचे 5, उसमें से भी दो का आपको पता है। कौन से जी? दो। वो दो हैं हमारे, एक हमारा पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष और प्रकृति का तो हमें पता ही था, क्या? जिससे मिलकर पूरा यूनिवर्स बना है। अरे जिससे मिलकर पूरा यूनिवर्स बना है, तो वो भी तो एलिमेंट में आएगा ना, है ना? सोचने की बात है। तो भाई शुरुआत करते हैं इन 25 एलिमेंट्स की। बाकी जो 3 बचे हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बस सिर्फ 3 ही समझने हैं, और वो 3 भी अभी तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो इन 25 को याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है ना? 15-20 तो आपको अभी भी पता है। ठीक है, चलिए। तो भाई 25 एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए? सबसे पहला तो आप बता सकते हैं, पुरुष आएगा, है ना? सोल आएगी, आत्मा आएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात क्या? पुरुष। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट आउट ऑफ 25 इज पुरुष। ठीक है, पुरुष, जिसके अंदर क्या है? शुद्ध चेतना या आत्मा, है ना, जो प्रकृति से भिन्न है, प्रकृति से बाहर है, और क्या है? शाश्वत, सदा के लिए, शाश्वत, जो हमेशा के लिए। ठीक है, पैसिव है, पहली बात फिर से मैं याद दिला रहा हूं भाई, पैसिव है, एक्टिव नहीं है। हमारे यहां पर जो भगवान है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर जाके भी देखते हैं, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ इस बात को कि भाई अ, भगवान को महाभारत में रथ चलाना पड़ा था। वो ऐसे नहीं कि भाई मैंने बोल दिया कि जाओ और वो सारे मर जाओ और वो मर गए, नहीं। तो भाई व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है ना? तो क्योंकि वो व्यक्ति के रूप में आए हैं, तो वो व्यक्ति के जैसे कार्य करेंगे। वो ऐसे नहीं है कि भाई दूर से बोल दिया और वो काम हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, उसके बाद में इटर्नल है, शाश्वत है ना, और क्या है? सेपरेट फ्रॉम प्रकृति है। ठीक है, तो ये चीज हम कर चुके हैं यहां पर। आगे चलते हैं भाई, पहली क्या आई? पुरुष। दूसरा क्या आया? प्रकृति, है ना? दूसरा क्या आया? प्रकृति, है ना? प्रकृति क्या है भाई? प्रकृति, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जब भी प्रकृति आए लिखा, तो एक बार एटम की तरफ जाएंगे ना, आपको सारी चीजें वही दिखाई देंगी। अरे ये तो उसकी, और लिटरली बात भी है, प्रकृति में जितनी भी सारी चीजें हैं वो एटम से तो मिलकर बनी होंगी ना, अणु से, सॉरी, परमाणु से। ठीक है, उससे मिलकर बनी है। तो भाई ये क्या है? पहली बात तो ये अनमैनिफेस्ट है, मतलब अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको देखा नहीं जा सकता, आप एटम को नहीं देख सकते, एटम से बनी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्राइमल मैटर है। प्राइमल मैटर मतलब बिल्कुल शुरुआती मैटर है, शुरुआती, है ना, आदिम तत्व है।
आदिम तत्व मतलब शुरुआती तत्व है, ठीक है। एंड रूट कोज है यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का रूट कोज है, हर चीज यूनिवर्स में इससे बनी है, ठीक हो गया। उसके बाद में सोर्स फ्रॉम विच एवरीथिंग इवॉल्व्स, और ये क्या है, सृष्टि का सृजन होता है, सब कुछ इसी से बना हुआ है, हाँ या ना, बना हुआ है ना। मैं जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूं कि आप इसको इससे रिलेट करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी कि हाँ अच्छा इसकी बात चल रही है, ठीक है। प्रकृति एग्जैक्टली यही है, ठीक है। दो हो गए 25 में से, बाकी आपको 15-20 याद है ही, ठीक है। चलिए जी अब आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब ये जो प्रकृति है ना, जो प्रकृति है, इसको हम बांटेंगे क्या, इसके अंतर्गत आ जाता है एक महत। महत कुछ नहीं है भाई, महत कुछ नहीं है। अब आपको पता है एक चीज है भाई, बुद्धि। महत कुछ नहीं है, बुद्धि ही है, महत्व या बुद्धि, ठीक है। अब ये क्या है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट कहलाती है। देखो बुद्धि जो है ना वो अपने आप में एक अलग ही चीज है, आप समझ रहे हैं, बुद्धि जो है वो एक अलग ही चीज है, ना वो पुरुष है ना वो प्रकृति है, या मैं कहूंगा इन दोनों से मिलकर पूरे यूनिवर्स का निर्माण होता है। एग्रीड, ये हम बात कर चुके हैं। तो इन दोनों से मिलकर ही अब ये सारी चीजें चलेंगी, फ्लो चार्ट में चलेगा, है ना। फ्लो चार्ट में आपको दिखाऊंगा एंड में, ठीक है। एक तरफ पुरुष प्लस प्रकृति, ठीक है, पुरुष और प्रकृति, और फिर उनसे मिलकर क्या बनेगी, बुद्धि। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है ना तो वो केवल प्रकृति है, सोच के देखो, जो हमारी बुद्धि है जिससे मैं अभी बात कर रहा हूं, आप जिससे समझ रहे हैं, क्या वो केवल प्रकृति, अगर केवल प्रकृति हो तो वो फिर वो ब्रेन कहलाएगा। अगर केवल मटेरियल ही हो, केवल एटम से बना हुआ हो, तो भाई वो क्या कहलाएगा, ब्रेन कहलाएगा, बुद्धि तो नहीं कहलाएगा, है ना। ब्रेन मतलब मस्तिष्क कहलाएगा। बुद्धि क्या है, जो उसके अंदर चल रहा है, रिएक्शंस जो हो रही है वो है, जो हमारी सोच है वो है ना। बुद्धि तो एक अलग चीज है ना। और केवल पुरुष भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के बिना तो भाई वो नहीं है, सोच नहीं पाएगा आपका ब्रेन भाई। ब्रेन की जरूरत है ना बुद्धि के लिए, अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन निकाल ले तो वो बुद्धि चलेगी, उसमें नहीं चलेगी, ठीक है। तो दोनों से मिलकर जो चीज बनेगी वो पूरा यूनिवर्स बनेगा, और उसमें एक मिलकर एक चीज बनती है जो सबसे पहले है, वो क्या है भाई, बुद्धि, जिससे हम चीजों को सोच पाते हैं। और ये सीक्वेंस याद रखना है, आपके एग्जाम में सीक्वेंस तक पूछा गया है, पुरुष, प्रकृति, महत्व या बुद्धि, है ना। महत्व शब्द याद रखना, क्योंकि महत्व के नाम से ही प्रश्न बनेगा, बुद्धि के नाम से नहीं बनेगा। बुद्धि समझाने के लिए, ठीक है, और समझने के लिए भी बुद्धि ही है ना। कॉस्मिक इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट, है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजडम, है ना। ये किसके लिए है, विजडम। विजडम मतलब बोलते तो हैं विजडम को सद्बुद्धि टाइप में, है ना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में काम आती है एंड डिसर्नमेंट में काम आती है, मतलब ये बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने का कारक है ना। इसमें ये चीज है, बात नंबर 1। अब महत्व के बाद एक जो आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केवल आपको यही याद रखने हैं, ठीक है, बाकी तो आपको सब पता है, ठीक है। अहंकार। अब बुद्धि से जो है ना, अब एक चीज को समझना, जानवरों में अहंकार नहीं होता है, जिसमें जितनी अधिक बुद्धि होती जाती है उसमें अहंकार उतना अधिक होता जाता है। बुद्धि से देखो, पहली बात समझो, पुरुष और प्रकृति से बुद्धि आई, और बुद्धि से क्या आया, अहंकार आया, हाँ या ना। अहंकार मतलब मैं, आई, आप समझ रहे हो, अहंकार से मतलब क्या, मैं, आई, ठीक है। तो ये जो आया है अहंकार, किससे आया है, बुद्धि से आया है। बुद्धिमान व्यक्ति में अहंकार होता है, मूर्ख में कोई अहंकार नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। द सेंस ऑफ आई और इंडिविजुअलिटी इज द सोर्स फ्रॉम विच द माइंड एंड सेंसरी फैकल्टीज इवॉल्व। और ये अहंकार जो है ना, यहां पर आपको केवल नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है कि भाई रावण में बहुत अहंकार था, नहीं। अपने बारे में जानना कि भाई मैं क्या हूं, ठीक है, ये अहंकार। और ये अहंकार भी आगे जाके फिर 3 भागों में ही बटेगा, उसी में सत्व, रजस और तमस में। तो ये इस चीज को वो मत लेना, तमस वाला जो है वो एक अलग अहंकार हो जाएगा, सत्व वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो अगेन मैं ये कहने वाला हूं कि ये जो अहंकार है, इसको वो वाले अहंकार से नहीं, इसको आई से समझना है ना। और मैं तो देखो बार बार बोलता हूं, आगे भी बोलूंगा कि इंग्लिश डिक्शनरी का
सबसे छोटा और सबसे सार्थक अगर कोई शब्द है ना, तो वो शब्द है जी ये। सबसे छोटा, सबसे सार्थक और सबसे कॉम्प्लिकेटेड। आज से 3000 साल पहले महर्षि मुनि बता रहे हैं कि आई क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। ठीक है, आई थिंक समझ में तो अभी तक किसी को आया है नहीं। जैसे कि मैं तो इतना भी समझता हूं कि भाई ये क्या है, ये मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। हाँ या ना? जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये क्या है, ये ऐनक है, किसका, मेरा, पर क्या ये मैं हूं? तो नहीं, है ना? ये मेरा सिर है, पर ये मैं हूं? मेरा सिर है, मेरा होना, मेरी शर्ट होना, मेरा हाथ होना, मेरी घड़ी होना, मैं होना नहीं होता। मैं तो ये जो खोजना है, ये तभी से खोज चल रही है। ठीक है, तो मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ, ज्यादा फिलोसफी में नहीं घुस रहा हूँ कि मेरी फिलोसफी क्या है। फिलहाल संख्या दर्शन पर रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले क्या, पुरुष, प्रकृति, महत्व यानी बुद्धि, और अहंकार। है ना? अहंकार मतलब मैं की भावना या व्यक्तित्व। ठीक है, तो भाई मैं की भावना कि मैं क्या हूं, कौन हूं, वो चीज। अब ये जो मैं है, अब ये जो अहंकार है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई? चलो पहले जितना ये अभी तक हुआ है, ये चार आपको याद हो गए, हाँ या ना? क्या आपको ये चार चीजें याद हुई? क्या भाई? सबसे पहले पुरुष, प्रकृति, महत्व एंड अहंकार। ठीक है, इसी के ऊपर देखो मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं जो कि आपके एग्जाम में बन चुका है, और वो प्रश्न है ये। ठीक है, अगेन 2012 में आया है, लेकिन हाँ प्रश्न एग्जैक्टली ये बनाया है भाई, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम किस प्रकार से है, सृष्टि का क्रम किस प्रकार से है। सबसे पहले पुरुष, ठीक है जी, उसके बाद प्रकृति, ठीक है जी, उसके बाद अहंकार, और फिर महत्व। नहीं, गलत हो गया, प्रकृति आ गया पहले, गलत हो गया, पहले पुरुष आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। राइट? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि इनके ऊपर प्रश्न बनते हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आता है तो बिल्कुल आसान है, हलवा है, नहीं आता है तो भाई भारी चीज है। एग्रीड? ठीक है, तो भाई ये चार आपको याद हो गए होंगे अभी तक, तो चार याद हो गए मतलब सारे याद हो गए, सीधी सी बात यहां पर यही आएगी अब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो अहंकार है या ईगो है, इसको हम बांटेंगे क्या, तीन भागों में। ठीक है, तीन भाग वही, जो कोई इसमें बड़ा बात नहीं भाई कि भाई हम कुछ अलग करेंगे, वही जो हमने अभी तक जाना था। क्या? सत्व अहंकार, रजस अहंकार, और तमस अहंकार। ठीक है, तो भाई ये तीन में क्या बट जाएगा, कैसे? सबसे पहले क्या, सत्व अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। ठीक है जी, इसमें बट गया। अब इसी के द्वारा हम इनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सत्व अहंकार की। ठीक है, सत्व अहंकार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर अब देखिए मैंने क्या कहा कि पांच पांच के सेट बन रहे हैं भाई, बड़ा आसान है। पांच पांच के सेट बन रहे हैं। क्या सेट बन रहे हैं? पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, है ना, जिह्वा मतलब मुंह का मतलब जिह्वा से है, ठीक है, और स्किन। ठीक है, और पांच फिर इनके कार्य बन गए, महसूस करना, देखना, सुनना, समझ रहे हो, सूंघना, वो, ठीक है, रखना। ठीक है, 10 हो गए पूरे। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि पांच हमारे शरीर के अंग बन रहे हैं, हाथ पैर, ठीक है, आएंगे। तो पांच पांच के सेट बन रहे हैं। अब सिर्फ एक चीज बची है, चार हमने, मतलब पांच पांच के हमने चार सेट बना दिए, तो 20 हो गए। और जो पांचवा जो सेट है उसके चार बन चुके हैं, कौन से कौन से? पुरुष, प्रकृति, महत्व और अहंकार। एक बचा है, जो एक बचा है ना, वो कौन सा है? मन। मन भी तो होता है ना, मेरा मन ऐसा करता है मैं ये कर लूं, मेरा मन ऐसा करता है मैं वो। बुद्धि मन नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति में बुद्धि अधिक होती है, मन सबका एक जैसा होता है, मन बराबर होता है ना। बुद्धि कम या ज्यादा होती है, मन कम या ज्यादा नहीं होता है। मन कम या ज्यादा पर्सन टू पर्सन होता है,
नहीं मेरा मन नहीं है वहां जाने का, ये तो बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मेरा मन नहीं है तो हर जगह ही मन नहीं है, कम ही है। हाँ बुद्धि जब कम होती तो हर जगह कम होती, तो बुद्धि को हम मन नहीं कह सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बुद्धि को मन नहीं कहेंगे, मन एक अलग चीज है। तो ये 5 चीजें बन गई, एक अलग से सेट बन गया। क्या? पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार और मन। ठीक है? ठीक है, तो भाई चलिए बात करते हैं। क्या सतो अहंकार में ही आ जाती है अपनी सबसे पहले मनस, है ना? मनस कह सकते हैं यहाँ भाई, मन, मन जिसको बोलते हैं, सीधी सी बात, मानस कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इंद्रियों से, देखिए मन क्या होता है, इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं और विचारों को प्रसंस्कृत करता है। मतलब जो चीज हमारे इंद्रियों से हमारे ब्रेन के अंदर जा रही है, हमारी बुद्धि के अंदर जो चीज जा रही है ना, वहां पर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो मन करता है। जो आप चीज अभी मैं बोल रहा हूं, वो चीज यदि आप समझ रहे हैं तो आप अपने मन से समझ रहे हैं। आपके मन को वो सही लग रहा है तो आप उसको सही मान रहे हैं, आपके मन को वो गलत लग रहा है तो आप उसको गलत। मैं ये कहना चाहूँ, हाँ बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी मन तो है। हो सकता है कि अधिक बुद्धिमान को ये चीजें सही लग रही हो और कम बुद्धिमान को ये चीजें गलत लग रही हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है। बात मन की है यहाँ पे, ना कि बुद्धि की। ठीक है, तो बुद्धि क्या है कि भाई जो इंद्रियों से प्राप्त, जो भी आप इंद्रियों से, जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठीक है, सूचनाओं और विचारों को प्रसंस्कृत, प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेसिंग करता है ना? द माइंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट्स एंड थॉट्स। जो भी हमारी सेंसरी इनपुट्स हैं और थॉट्स हैं, हम उनको क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझो कि भाई 5 चीजों का सेट हमारा बन चुका है। ठीक है, कौन सा? पुरुष, प्रकृति, महत्व, 25 के 25 याद करा रहा हूं मैं आपको, और हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, महत्व, उसके बाद में अपना क्या? अहंकार एंड मन। ठीक हो गया। अब उसके बाद में क्या आ जाता है? बड़ा आसान हो गया अब तो, देखो 5 ही आ गए अपने, बिल्कुल सीधे सीधे। 5 क्या आ गए अपनी? ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रियां होता है भैया, है ना? ज्ञ से ज्ञानी नहीं होता है, जय से ज्ञानी होता है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जय प्लस ये बन के मिल के बनाता है। पर भैया भाई हम थोड़ा सा कम ही वो रखते हैं। ठीक है, तो भाई ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, या ज्ञानेंद्रियां कह लीजिए, या इंद्रियां कह लीजिए, है ना, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सीधा सीधा 5 का सेट आपको पता है कौन से। और ये क्या? सत्व अहंकार में आते हैं, सत्व में आते हैं, याद रखना, सत्व में आते हैं। ठीक है, चक्षु मतलब आईज। ठीक है, ये क्या दिखाता है? सेंस ऑफ साइट, है ना, देखने की इंद्रिय होती है। अच्छा, श्रोत्र या श्रवण क्या है? श्रवण मतलब किससे? कान से रिलेटेड होगा, है ना, सुनने की, सेंस ऑफ हियरिंग, है ना। घ्राण, घ्राण मतलब नोज, है ना, घ्राण मतलब नोज, है ना, नाक से रिलेटेड है। किससे होगी? स्मेल की सेंस होगी। उसके बाद में जिह्वा, जिह्वा मीन्स टंग, है ना, जो हमारी टंग होती है, जिह्वा होती है ना, सेंस ऑफ टेस्ट देगी। ठीक है, और ये थोड़ा नीचे चला गया, मैं इसको ठीक कर ही देता हूं अभी ना, क्योंकि ये फिर नहीं तो आपको परेशान कर सकता है बाद में, है ना। थोड़ा सा ये आउट हो गया, कोई चक्कर नहीं है, अभी हो जाएगा ये इन। ये लो जी, बस इसको इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। इसको इसको मैं साइड में कर, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रुको, कई बार है ना ये सेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अब सही है, कैंसिल किया और चलो सही है, हाँ बढ़िया हो गया। ठीक है जी, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको फटाफट से। इनका वैसे आपको पता है, एक क्या बन गया अपना? त्वक। एक सेकेंड भाई, देखो ये थोड़ा सा संस्कृत का हो सकता है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा समस्या है, लेकिन पता है आपको चीजों का। ठीक है, ऐसा हमारे लिए कुछ नया नहीं है ना। त्वक, त्वक मतलब क्या? त्वचा से रिलेटेड है। त्वच, त्वक, त्वचा, है ना, रिलेट कर लेना। स्किन, ठीक है, सेंस ऑफ टच, है ना, जो हमारी पूरी स्किन होती है उसके अंदर सेंस ऑफ टच होता है, केवल हाथों में नहीं होता है, पूरी स्किन में ही होता है। मच्छर अगर बैठता तो पता चल जाता ना यहाँ पे बैठा है। ठीक है, स्पर्श की इंद्रियां होती है इसमें। ठीक है, तो यहां तक याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वैसे मैं इसको हटा के दूंगा आपको, ये वाला चीज एटलीस्ट, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई कटाफट है। ठीक है, चलिए यहां तक डन, आगे चलते हैं। अब सत्व अहंकार में, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये आ गए क्या? हमारा
मन आया, और मन जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को ही क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब 5 हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं या ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जानने के लिए जो होती हैं, है ना, जिनसे हमें चीजों का जानने को मिलता है, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, या जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो भी भाई ज्ञानेंद्रियां हम कह सकते हैं। और 5 ही हमारी क्या होती है, कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां मतलब जिनसे हम कर्म करते हैं, जिनसे हम कार्य करते हैं, ठीक है। 5 ही हमारी क्या होती है, 5-5 के सेट चलेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, सारे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सत्व अहंकार में ही भाई 5 क्या आती है, हमारी कर्मेंद्रियां आती है। कर्मेंद्रियां मतलब जो हमारे, जिससे हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अब कर्मेंद्रियों में क्या क्या आ जाएगा जी, कर्मेंद्रियों में देखो, कर्मेंद्रियां जिससे हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं, है ना। मोटर ऑर्गन्स, 5 क्या होते हैं हमारे, मोटर ऑर्गन्स होते हैं। मोटर ऑर्गन्स इन द सेंस, सबसे पहला देखो कौन सा ऑर्गन है, वाक, स्पीच। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मोटर एक्टिविटी तो हो रही है या नहीं हो रही? जो मैं बोल रहा हूं मोटर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ऑर्गन ऑफ स्पीच, वाक, वाणी का अंग, ठीक है, सही हो गया, वाक वाणी। उसके बाद में पाणी, पाणी, चक्र पाणी, यदि आपने कभी नाम सुना हो, मतलब जिसके हाथ में चक्र है, चक्र पाणी, है ना। हाथ में चक्र किसके है, सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के, ठीक है। तो उनका एक नाम है चक्रपाणी, है ना, जिसके हाथ में चक्र है, ठीक है। तो भाई हैंड से रिलेटेड है पाणी, हैंड्स, ठीक है। मैंने क्या कहा, हमारे शरीर के ऑर्गन्स की बात चल। उसके बाद पाद मतलब फीट, है ना, लोकोमोशन के लिए हमारे जो पैर है, ठीक है, उसका होता है। उसके बाद पायु, पायु मतलब एनस से रिलेटेड है, जो ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन से रिलेटेड है ना, जो वेस्टेज जो होती है उसको, उसके लिए जो होता है, ठीक है, वो होगा मलत्याग कांग जो होता है वो, ठीक है। और उसके बाद में उपास्था, उपास्थ, 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 उप का मतलब हमेशा नीचे होता है ना, नीचे बैठना, जैसे उपविश, है ना, या उपनिषद, नीचे बैठ के जो लिखे जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं वो, ठीक है। ये क्या हो गया, जेनाइटल्स, है ना, ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन, जो हमारे रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, प्रजनन के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थ। तो ये 5 क्या हो गए हमारे, कर्मेंद्रिय हो गए, डन है। 5 क्या हो गए, कर्मेंद्रिय। मैं लास्ट में आपको एक पूरा चार्ट दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हाँ यही है, ठीक है। 5 क्या हो गए, कर्मेंद्रिय। 15 हो चुके हैं भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये क्या है, ये सत्व अहंकार, यहां तक हमने क्या देखा, ये क्या है भाई, सत्व है। अब यहां से देखो 10 तो हमारे, 10 क्या 11 तो हमारे क्या हो गए, सत्व हो गए, मन को भी मिला ले तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है, 11 हो गए। और जो बचे अब 10, वो क्या होंगे, तमस होंगे, तमस अहंकार में आएगा, है ना, तमस अहंकार में आएंगे हमारे बचे हुए 10, ठीक है। और इनमें अब एक आएगा, अब तमस से हमें चलिए बताता हूं मैं आपको कि इनमें क्या लॉजिक है, ठीक है, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे, वो मैं बताता हूं आपको आगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई तमस अहंकार। तमस अहंकार की बात अगर हम करें, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, क्या ये क्या है भाई, तन्मात्राएं, तन्मात्राएं, तन्मात्राएं का मतलब सीधी सीधी सी बात है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग हम करते हैं, उनसे जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं क्या, तन्मात्राएं, ठीक है। तन्मात्राएं, है ना, क्या होंगे, 5 सटल एलिमेंट्स। सटल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व जो दिखाई नहीं देते, होते तो हैं पर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे मेरी आवाज है तो ऐसा थोड़ी कि भाई नहीं है, लेकिन क्या दिखाई देती है ना। कई ऐसे ऐसे लॉजिक लगाते हैं कि भाई क्या आप हवा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, देखा। इसी तरीके से हम परमात्मा को भी नहीं देख सकते। अरे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम नहीं देख सकते, तो वो प्रूव करने का कोई तरीका थोड़ी है। और हवा से तो बढ़िया एग्जांपल आपकी आवाज है। आवाज, हवा तो पता चले कि एक बार भाई मान में लेके चलती है, आंधी दिखती है, ये दिखती है, बोल रहा हूं जो, नहीं दिखते, होठ हिलते हुए दिखते हैं, आवाज नहीं दिखती है, ठीक है, अगर मैं कहूं तो भाई जो 5 हमारे तन्मात्राएं हैं उनकी बात करेंगे, सटल एलिमेंट्स, लेकिन होते हैं, एलिमेंट्स हैं, होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले शब्द, और याद रखना है शब्द ये उन्हीं से रिलेटेड है
हमारी कर्मेंद्रियों सॉरी हमारी ज्ञानेंद्रियों से ही रिलेटेड है हमारे ये, ठीक है। तो भाई शब्द किससे रिलेटेड हो गया, हमारी जिह्वा से हो गया, ठीक है, या हम कहेंगे भाई शब्द, ठीक है, हाँ सॉरी शब्द किससे हो गया, हमारे कानों से रिलेटेड होगा, ईयर्स से। शब्द तो भाई कानों में ही आएंगे, ध्वनि, ठीक हो गया। सबसे पहले शब्द कानों से रिलेटेड है, ज्ञानेंद्रिय है ना। उसके बाद में स्पर्श मतलब टच, किससे रिलेटेड हो गया, हमारी स्किन से, ज्ञानेंद्रिय है। उसके बाद में रूप, रूप मतलब भाई फॉर्म और साइट है ना, दृश्य या आकार जब हम देखते हैं, किससे रिलेटेड हो गया, हमारी आइज से रिलेटेड हो गया। याद रखना कितना आसान है, देखो। उसके बाद में रस, टेस्ट, किससे रिलेटेड हो गया, हमारी जिह्वा से रिलेटेड हो गया, जीभ से रिलेटेड हो गया, टंग से। और उसके बाद में क्या बना, गंध, गंध मतलब स्मेल, है ना। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, हमारे नोज से रिलेटेड हो गया। कितना आसान है। 5 हमारी तन्मात्राएं। अब ये तमस में आ गई, वो किसमें थी, सत्व में थी। बस इतना याद रखना है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कहां पे है, सत्व में है। जो उनका जो कार्य है, जो उनकी तन्मात्राएं हैं, जो कि सूक्ष्म तत्व है, जो कि दिखाई नहीं देता भाई हमारी, ये तो दिखाई देती हैं, इनका तो एक स्वरूप है, कॉन्क्रीट है, लेकिन ये चीजें दिखाई नहीं देती, है ना। ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व, ठीक है। क्या है भाई, ये सूक्ष्म तत्व, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, याद हो गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर याद नहीं भी होंगे तो आपको ये रिलेट जरूर कर पाओगे, हाँ 25 में ये है। अब जो बचे 5, कितने हो गए, जो टोटल 20 हो गए ना। अब जो बचे 5 वो तो सबको पता होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पंच तत्व से बनी कोठरिया जिसका नाम है काया, है ना। पुराना एक सॉन्ग है तो उसके शब्द याद आ गए मुझे, है ना। हर एक जीव रहे इस घर में देकर सांस किराया, कुछ इस तरीके से, है ना। तो भाई ये जो 5 तत्व हैं, अब ये क्या है, ये सूक्ष्म, सूक्ष्म तत्व है। लेकिन वो जो 5 है वो क्या है, वो भी सूक्ष्म है। जैसे धरती है वो सूक्ष्म है नहीं, स्थूल है, वो तो बहुत बड़ी है। आकाश है वो सूक्ष्म है नहीं, वो तो बहुत बड़ा है। अग्नि है वो सूक्ष्म है नहीं, ठीक है। तो ये जो 5 है, देखो याद करने का भी तरीका बड़ा आसान है। 5 सूक्ष्म तत्व है, कुछ नहीं दिक्कत है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय सत्व में। और तमस में क्या, 5 सूक्ष्म और 5 स्थूल। स्थूल क्या होते हैं, ग्रोस मतलब बड़े, ठीक है। तो चलो जी भाई बड़ों की बात कर लेते हैं अब। क्या, तमस अहंकार में क्या आ जाएंगे, 5 ग्रोस एलिमेंट्स आ जाएंगे, या 5 महाभूतास। वो क्या थी, 5 तन्मत्रास, है ना, तन्मत्राएं थी, ठीक है। और ये क्या आ गया भाई, स्थूल तत्व में क्या आ गया, 5 महाभूत। महाभूत मतलब बहुत बड़े आकार, है ना। चलो जी, सबसे बड़ा आकार आकाश, है ना, आकाश है, ठीक है। ईथर और स्पेस जिसको कहा जाता है। उसके बाद में वायु, एयर। उसके बाद तेजस, तेजस को भाई तेज, फायर, है ना, या लाइट, ठीक है। उसके बाद में अपस, अपस किसको कहा क्या बोलते हैं भैया, आप बोलेंगे वाटर को, है ना, जल को। एंड लास्ट में पृथ्वी, पृथ्वी तो आपको पता ही है क्या अर्थ। तो हो गए भाई 25, 25 हुए या नहीं हुए, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या था, ठीक है। सबसे पहले क्या था, अपना पुरुष, परमात्मा, ठीक है। उसके बाद में क्या, प्रकृति जिससे सब कुछ बना है, ठीक है। तीसरा क्या था, महत्व, बुद्धि, है ना, बुद्धि से इंसान बनता है ना। और बुद्धि आने के बाद में क्या आया, अहंकार, है ना। अहंकार से क्या, मन। 5 हो गए, है ना। कौन से, पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, ठीक है। 5 का सेट तो हो गया ये। अब जो बाकी के 20 है ना, बड़े आसान है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 हमारे स्थूल और 5 हमारे सूक्ष्म, ठीक है। जो स्थूल है और सूक्ष्म है वो किस में आएंगे, तमस में। और जो हमारे ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया और मन जो है वो आएगा हमारा किस में, सत्व में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जो इन दोनों के, आप कहोगे ना जी उसमें रजस भी कुछ नहीं आया, अरे इंटरेक्शन होती है, क्रियाशीलता भी तो होगी,
इन दोनों के बीच में ही तो क्रियाशीलता हो रही है, सोच के देखो, इन दोनों के बीच में ही तो क्रियाशीलता हो रही है। नहीं भाई, हम नाक से क्या कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, वो सत्व में है नाक, और जो स्मेल है वो कहां पे है, तमस में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्रिया हो रही है, तो इसलिए जो एक्टिविटी जो होगी, जो क्रियाकलाप होगा, वो सारा रजस में होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब एक बार भाई फाइनली एक चार्ट देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, फाइनली, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या, पुरुष प्लस प्रकृति, पुरुष और प्रकृति मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा यूनिवर्स बनाते हैं, बात नंबर एक। उसके बाद में क्या आता है भाई, हमारी बुद्धि या महत्ता आता है। ठीक है, बुद्धि से क्या आता है, अहंकार आता है। अब अहंकार जो है वो हम तीन भागों में बांटते हैं, सत्व, रजस, तमस। डन हो गया। अब सत्व को तीन भागों में बांटेंगे, एक हो गया मन हमारा या मानस, जिसको हम बोल देंगे, है ना। अब यहां से आगे चलती है, पांच हमारी क्या हो जाएंगी, ज्ञानेंद्रियां, है ना, इंद्रियाज ऑफ कोग्निशन लिखा है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। डन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में एक्शन, मतलब कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कार्य करते हैं, है ना, हैंड्स, फीट, स्पीच, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑर्गन फॉर जनरेशन, है ना, या जो हमारे जेनाइटल्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सत्व अहंकार। उसके बाद में तमस अहंकार क्या आ गया। ठीक है, पांच हमारे क्या हो गए, महाभूत, और पांच हमारे क्या हो गए, सूक्ष्म तत्व, है ना। अब भाई अगर बात करें तन्मात्राज, है ना, जो सूक्ष्म तत्व है, पांच है हमारे, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से ही रिलेटेड है। क्या हो गया भाई, साउंड हो गया, टच हो गया, फोम हो गया, फोम मतलब देखने से रिलेटेड है ना, है ना, आकार से रिलेटेड है। फ्लेवर हो गया, और स्मेल हो गया, फ्लेवर मतलब चखने से, स्मेल मतलब सूंघने से। एंड पांच क्या हो गए हमारे, महाभूता, इथर, इथर मतलब स्थान, स्पेस, है ना, आकाश जिसको बोलते हैं। एयर हो गया, वायु, फायर, वाटर, अर्थ। इजी। तो ये आपके सामने है भाई। ठीक है, हमारे जो 25 एलिमेंट्स हैं, दिए हैं किसने भाई, महर्षि कपिल ने। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि मतलब मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था, तो मुझे बड़ी एस्टोनिशिंग सी बात लगी थी, यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी पहले इतने पुराने लोग इतने बुद्धिमान इतने विद्वान होते थे। ठीक है, मैंने तो कभी नहीं सोचा चीजों को ऐसे। ठीक है, लेकिन हाँ इन्होंने सोचा और प्रमाण मिलते हैं, है ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं उनकी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, है ना, कि चीजें इवोल्व कैसे होती है। तो इसके बारे में भी महर्षि कपिल ने बताया है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इन द सेंस कि भाई चीजें इवोल्व होती कैसे हैं। चलिए एक बार उसकी बात कर लेते हैं भाई, इवोल्यूशन। ठीक है, विकास कैसे होता है, और विकास के बारे में ये क्या कहते हैं भाई, सीधी सी बात है, विकास जो है ना, जो इवोल्यूशन है वो क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल है। मैकेनिकल कैसे, ये कोई गोल डायरेक्टेड नहीं है कि भाई मुझे ये कार्य करना था तो मैंने ये कर दिया, नहीं, हो रहा है बस अपने आप, बस अपने आप हो रहा है। ठीक है भाई, एक सिंपल सी बात बताओ ना, कि जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलता है कि भाई कुछ जो ऐसे थे, मतलब जैसे कोरोना आया अभी, है ना, कोरोना काल आया, तो भाई हमने उसके लिए कुछ दवाइयां बना दी। अब जब कोरोना को लगा कि अरे भाई ये तो अपना वो इंजेक्शन लगा रहे हैं और मर नहीं रहे, ये तो बच रहे हैं, उसने अपने अंदर म्यूटेशन कर ली। म्यूटेशन नहीं करेगा तो कोरोना खत्म, यही तो होता है ना। कितनी ही प्रजातियां ऐसी थी जो जीवित थी, अब खत्म हो गई है, क्यों, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाई, अपने आप को ढाल नहीं पाई, अनुकूलन नहीं कर पाई, है ना। आपको पता है ना कि भाई जब हम बने, ठीक है, मतलब ग्रेट एप्स से इंसानों में परिवर्तित हुए, तो हमारे ही और कुछ स्पीसीज, भाई बंधु, है ना, वो और भी थे, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, क्योंकि हम उनसे अधिक बुद्धिमान थे कंपैरेटिवली, तो हमने उनको सबको खत्म कर दिया, वो खत्म होना पड़ा उनको। जैसे डायनासोर थे, खत्म हो गए ना। तो इवोल्यूशन अपने आप हो रहा है, ये मैकेनिकल है, कोई कर नहीं रहा है। कोई ये नहीं है कि भाई कोई ऊपर बैठा है वो करवा रहा है, उसका कोई गोल है कि वो हमसे पूजा करवाना चाह रहा है, या भाई हमसे हमें डराना चाह रहा है, या भाई वो कुछ अच्छे नहीं, अपने आप हो रहा है।
हमसे अच्छे कार्य करवाना, अगर हमसे अच्छे कार्य करवाने वाला कोई ऊपर बैठा तो फिर ये दुनिया में इतने बुरे कार्य हो कैसे सकते हैं? या तो फिर वो फेलियर है, उसके हाथ में ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। आप सोचो, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये बढ़िया है ना? क्योंकि ये क्या कहता है, मैकेनिकल, अपने आप हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बस ऑटोमेटिकली चल रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि आपने ना हमेशा देखो, जैसे कि ये है आपके सामने रिमोट है, अब ये इसमें जो भी चीज जरूरी है ना वही चीज लगाई गई है, और बिल्कुल एक सिमेट्री के साथ, जैसा इस तरफ से होगा वैसा इस तरफ से होगा, जैसा यहां से होगा प्लेन होगा तो प्लेन ही होगा। लेकिन क्या आप नेचर को भी ऐसे देखते हैं कि पहाड़ बिल्कुल ऐसे नहीं होता, कहीं से कुछ निकला हुआ है, कोई पत्थर टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई एक तरफ से टूट गया पड़ा है पड़ा है, ऐसा नहीं होता है। नॉन लिविंग्स की बात कर रहा हूं, और लिविंग्स में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, दैट्स इट। आप भी अगर आज पढ़ रहे हैं तो अपनी सर्वाइवल के लिए तो पढ़ रहे हैं। डार्विन ने यही तो कहा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये अपने आप हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। ठीक है, इस चीज को एक बार समझते हैं कि ये मैकेनिकल है, और इसके ऊपर प्रश्न बना है आपका। इवोल्यूशन जो है, जो विकास जो है वो मैकेनिकल है, एग्जैक्टली इस चीज के ऊपर प्रश्न बना है। देखते हैं भाई क्या है। हमें लगता है कि भाई ये कुछ पुरुष की बात कर रहे हैं, सुपर पावर की बात कर रहे हैं, तो सोचेंगे कि भाई सुपर पावर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है ना? इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई क्या कहते हैं। सांख्य में पुरुष और प्रकृति के परस्पर प्रक्रिया से ब्रह्मांड का विकास होता है, ये तो बात सही है भाई, हमें पता है पूरा यूनिवर्स जो है पुरुष और प्रकृति से मिलकर बना है। ठीक है, यहां तक तो बात सही है। यह प्रक्रिया यांत्रिक है, क्या है, मैकेनिकल है, एंड ऑटोमेटिक है, अपने आप ही चल रही है, ये कोई चला नहीं रहा है। यूनिवर्स को चलाने वाला कोई कहीं नहीं बैठा है, किसी आसमान पे, किसी पहले पे ना, दूसरे पे ना, सातवें पे ना, 10वें पे, कोई नहीं बैठा है। ठीक है, ऑटोमेटिक है, रादर देन टीलियोलॉजिकल या गोल डायरेक्टेड। ये टीलियोलॉजिकल नहीं है कि भाई दूर से बैठ के कोई इसको चला रहा है, नहीं, अपने आप चल ही रही है। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर दूर से बैठ के चलाते तो इतने पाप नहीं होने चाहिए थे। और अगर कोई ये कहे कि कर्मों का फल मिलता है ना, या फिर भाई टेस्ट चल रहा है ना, तो ये भी बात गलत है ना, कि भाई मान लो एक छोटी बच्ची और उसके साथ कुछ गलत कार्य हो जाता है, तो ये टेस्ट उसके लिए तो है जिसने किया, लेकिन जिसके साथ हुआ क्या उसके साथ भी टेस्ट है? नहीं, उसके साथ तो भाई फिर मतलब ऊपर वाले ने गड़बड़ कर दी, है ना, कितना बुरा किया। तो नहीं है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है, आप एक जब एक थ्योरी में जाओ ना तो पूरा घुस जाओ उसके अंदर, बाद में आपका जो बिलीफ है उसको रखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है कि भाई स्वचालित है, न कि किसी विशेष उद्देश्य की ओर निर्देशित है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इवोल्यूशन के बारे में कहा है क्या, कुछ ऐसा। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी। ये लो जी, बताओ इन सांख्य कब आया भाई? जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली छोटा सा प्रश्न है और आपको चीजें पता चलेंगी। इन सांख्य फिलोसफी इवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी ए, सांख्य दर्शन में विकास को किस रूप में जाना जाता है? टेलियोलॉजिकल नहीं, अभी तुमने देखा, हमें नहीं माना जाता। लीनियर प्रोसेस, एक लाइन में चल रही है सीधी सीधी, नहीं, मैकेनिकल माना जाता, यांत्रिक प्रक्रिया है, चल ही रही है अपने आप, जैसे मशीन चलती रहती है, चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। डन है, कोई कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, चलते हैं। अब बात करते हैं भाई सत्कार्यवाद। समय हमारा होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की सोच रहा हूं। क्या है भाई सत्कार्यवाद? देखो, सत्कार्य, सत्कार्य मतलब सही कार्य, सत्य कार्य, है ना, कि भाई हमें सत्य कार्य करने चाहिए। अब सत्कार्यवाद में जो चीज बनेगी वो बनेगी कोज एंड इफेक्ट, कारण तथा प्रभाव। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही साइंटिफिक सोच रही है महर्षि कपिल की। ठीक है, कपिल मुनि की बड़ी अच्छी सोच रही है और बड़ी ही साइंटिफिक सोच रही है। वो कहते हैं भाई कार्य मतलब कोई भी कार्य अगर होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कार्य के पीछे कारण छुपा होता है। ठीक है, अगर कोई कारण ना हो तो कोई कार्य भी ना हो। अगर आपका एग्जाम ही ना तो मैं क्यों पढ़ाऊं? आप समझो ना, कोई कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो भाई सत्कार्यवाद क्या कहता है? ठीक है, सांख्य सत्कार्यवाद की अवधारणा का उपयोग करता है, जिसका मतलब है कि प्रभाव, प्रभाव मतलब क्या, कार्य, कोज एंड इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव। ठीक है, कारण प्रकृति,
में पहले से मौजूद है। ये बात समझने की है। प्रभाव कारण में पहले से ही मौजूद है, क्योंकि आपको आवश्यकता थी इन चीजों को पढ़ने की, सांख्य को समझने की, ये कारण था, उसका प्रभाव आज हम पढ़ रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं कि भाई मान के चलो कि ये गुठली है। गुठली किसकी है? आम की गुठली है। ठीक है, अब हमने इसको उगा दिया, ठीक है, धरती में बो दिया, और हम इससे निकला एक पेड़। समझना इस चीज को, एक पेड़ बन गया भाई बहुत विशाल। अब इसके ऊपर आने शुरू हुए फल, बहुत सारे फल आ गए भाई। आप एक बात बताओ, आप कुछ भी करके 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 बस एक चीज मत करना, सेब का कोई कलम मत लगाना इसके ऊपर। इस पेड़ में से सेब निकाल सकते हैं, एक सिंगल सेब, 1000 आम तो निकाल सकते हैं आप इसमें से आगे आगे करके, लेकिन एक सिंगल सेब नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा पेड़, एक एक इसका आम का जो भी, मतलब एक एक इसका आम, एक एक इसकी टहनी, एक एक इसका पत्ता ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद था। कहां पर? गुठली के अंदर। गुठली कारण है, ये प्रभाव है। कारण दिखाई नहीं देता, प्रभाव दिखाई देता है। कारण उसके नीचे छुपा रहता है। यहां पर यही कहा गया है कि प्रभाव, जो ब्रह्मांड है ना, जो हमें दिख रहा है, वो एक प्रभाव है। ठीक है, वो क्या है? प्रकृति में पहले से ही मौजूद है ना। जैसे कि आपने बिग बैंग थ्योरी भी सुनी होगी, तो भाई आपको पता ना, हमारा जो यूनिवर्स है एक्सपैंड हो रहा है, ये तो सच्चाई। तो एक्सपैंड हो रहा है तो कभी ना कभी तो इकट्ठा भी था, तभी तो भाग रहा है। ठीक है, तो वो यही कहता है कि भाई शुरुआत में जो वो बिल्कुल ही कंपैक्ट फॉर्म में था, बिग बैंग हुआ और अब जाता ही जा रहा है, दूर ही दूर 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 जाता जा रहा है। इसका मतलब जो यूनिवर्स में जो भी कुछ है, ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, वो प्रकृति में, मतलब उस जो एक जो कंपैक्ट चीज थी उसके अंदर पहले से ही वो मौजूद था, वो चल रहा है ना। अव्यक्त रूपों को सक्रिय होने पर ब्रह्मांड का विकास होता है। ब्रह्मांड का विकास कहां पे होता है? चीजें बनती कैसी? जो चीजें अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं थी, जो इसके अंदर छुपी हुई थी, है ना। द यूनिवर्स इवॉल्व्स एज द लेटेंट फॉर्म, जो छुपा हुआ सुषुप्त था इसके अंदर, वो जब प्रकट होता है तब क्या होता है? तब यूनिवर्स बनता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बात करते हैं सत्कार्यवाद में, और सत्कार्यवाद में एंड करते हैं अभी। ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, यहां पर चीजों को समझते हैं। अगेन थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोजेशन, अलग अलग फॉर्म्स क्या है कोजेशन की। सबसे पहली बात देखो, कोज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल कोज है, और वो कुछ चीज पता है कौन सी है? वो प्रकृति है। प्रकृति ऐसी है जो हर चीज के पीछे कारण है। बीज वो चीज है जो हर चीज के पीछे है। एटम वो चीज है जिससे हर चीज बनती है। अगेन याद दिला रहा हूं, प्रकृति जब भी आए एक बार एटम की तरफ देखना, आपको पता चल जाएगा भाई हर चीज के पीछे कारण एटम है। अगर आपको मैं दिखाई दे रहा हूं तो एटम अगर ना हो तो मैं नहीं हूं, सीधी सी बात है। एटम अगर ना हो तो ये ना हो, ये भी ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, तो आप ये समझेंगे कि जो है ना प्रकृति है वो एक यूनिवर्सल कोज है, अल्टीमेट कोज है। प्रकृति जो है वो अल्टीमेट कोज है, और ये केवल कोज ही है, ये प्रभाव नहीं है, इफेक्ट नहीं है, ये कोज ही है। यहां तक बात आ रही समझ में? उसके बाद महत्व मतलब बुद्धि, एंड सटल एसेंस, सूक्ष्म सार। अब बुद्धि और सटल एसेंस, है ना, सूक्ष्म सार जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बोथ कोज एंड इफेक्ट। क्योंकि भाई हम बुद्धि से भी तो सोचते हैं, बुद्धि भी तो कई चीजों का कारण बनती है। अभी आप सोच रहे हो तो बुद्धि के कारण ही तो सोच रहे हो। इफेक्ट तो है, एग्रीड, कि भाई प्रकृति से बुद्धि बनी, एग्रीड, लेकिन बुद्धि से भी तो चीजें बनती हैं, या नहीं? नहीं, तो वो क्या होगा? कोज भी होगा और इफेक्ट भी होगा। क्या? महत्व, है ना। और सटल एसेंस जो सूक्ष्म सार है, जिस चीजों को हम जो सूक्ष्मता से देखते हैं, मतलब जो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स जो हम चीजों को परसीव करते हैं, वो चीज क्या होगी? वो कोज भी होगा और इफेक्ट भी होगा। अब कुछ चीजें ऐसी जो केवल इफेक्ट है, केवल इफेक्ट ही है, वो अपने से कुछ नहीं बनाती हैं। ठीक है, वो चीजें क्या होंगी हमारी? जैसे इंद्रियां हैं, ये क्या होगा? इफेक्ट ओनली, केवल परिणाम है।
इंद्रियां, अब आप कहेंगे जी इंद्रियों को तो भाई सुनते हैं, तो फिर इंद्रियों से सुनते हैं, लेकिन जो उसका जो सुगंध को परसीव करता है वो अगेन हमारा महत्व करता है या हमारे सटल एसेंस करते हैं। ये सिर्फ एक जरिया है ना, ये सिर्फ एक जरिया है। अगर बुद्धि ना हो, ये काम ना कर रहा हो, ठीक है, तो भाई क्या करेगा, नहीं होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इफेक्ट ओनली होते हैं। और ब्लास्ट में अगर बात करें पुरुष, सीधी सी बात है, ना ये कोज है ना ये इफेक्ट, ये इन सब से परे है, ना इससे कुछ बना है और ना ही इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ना ये कारण है ना ये प्रभाव, ये इन सब से परे है। अगेन समझते हैं, जो पुरुष है ना कारण है ना प्रभाव है, किसी में नहीं आएगा, वो परमात्मा है, एक तरीके से समझेंगे। उसके बाद में इसका जस्ट अपोजिट अगर हो जाए, यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये कोज भी है और इफेक्ट भी है। क्या हम अपनी बुद्धि से चीजों को बनाते भी हैं, और हमारी बुद्धि भी ऑलरेडी किसी चीज से बनी हुई है, किससे, प्रकृति से। प्रकृति क्या है, वो केवल और केवल कोज है, केवल बनाती है, वो खुद किसी से नहीं बनी, वो केवल बनाती है। और जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो क्या है, वो केवल परिणाम है, वो केवल इफेक्ट दिखाते, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, वो केवल इफेक्ट है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई खुशबू आएगी, अगर खुशबू आएगी तभी तो मैं सूंघ पाऊंगा ना, केवल इफेक्ट दिखाएगा, वो अपनी तरफ से नहीं बना सकता, या बना सकता है, नहीं, केवल इफेक्ट दिखाएगा उस। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक दो चीजें समझते हैं, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना कि कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सांख्य सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं होगा, कौन सा स्वीकार्य नहीं होगा, एक बार भाई देख लेते हैं फटाफट से क्या है। ठीक है भाई, प्रकृति इज त्रिगुणात्मक, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, हाँ बिल्कुल भाई, सत्व रजस तमस 3 गुण है, ये बात तो स्वीकार्य है, सही बात है। प्रकृति सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म है, एटम सूक्ष्म होता है, ठीक है, सही बात है जी। उसके बाद में प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, एटम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है नहीं, प्रकृति का इफेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, प्रकृति नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो भाई ये चीज गलत है, ये स्वीकार्य नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। प्रकृति इज बाय नेचर इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी है, विकासशील है, इसमें हमने देखा विकास होता है भाई, होता है ना, हमने देखा कि भाई किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन होता है, कौन सा होता है, मैकेनिकल होता है, गोल डायरेक्टेड नहीं होता है, टेलियोलॉजिकल नहीं होता है, मैकेनिकल होता है, ऑटोमेटिक होता है ना। तो भाई ये बात भी सही है, ठीक है, ये तीनों बातें सही है। ये बात क्या है गलत, कि भाई वो प्रत्यक्ष रूप से दिख जाती है। आंसर वाज 2017 का क्वेश्चन है, क्या है भाई, प्रकृति इज डायरेक्टली विजिबल, ये चीज क्या आ जाएगी, गलत है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं भाई, हमें इसको रिलेट करना है। ठीक है भाई, पहले तो इसको निकाल देते हैं, नीदर कोज नोर इफेक्ट, क्या आएगा भाई, पुरुष, नीदर कोज नोर इफेक्ट, मतलब डी का कितना होना चाहिए, 6, डी का 6 किसमें है, या तो इसमें है या इसमें है, ठीक बात है। ठीक है, तो भाई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इनको करने का तरीका बता रहा हूं मैं, जल्दी करने का। ठीक है, उसके बाद में केवल कोज, केवल कोज हमारी प्रकृति होती है ना, उसी से सब कुछ बनता है। ठीक है, तो भाई केवल कोज, बी का क्या होना चाहिए, बी का पहला होना चाहिए, प्रकृति बी का पहला होना चाहिए, ये रहा आंसर, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर 5 लिखा हुआ है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बाकी और मिला लेते भाई, दूसरा और चौथा क्या है, पहले से रिलेटेड है, बोथ कोज एंड इफेक्ट। सेकंड क्या है, महत्व, हाँ बिल्कुल कोज एंड इफेक्ट है, हमने अभी पढ़ा, बुद्धि से भी हम सोचते हैं। एंड सेकंड थिंग क्या, सटल एसेंस से भी, सटल एसेंस है, ये रहा देखो जी, तो ये क्या होंगे भाई, बोथ कोज एंड इफेक्ट, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल बोथ कोज एंड इफेक्ट। ठीक है, और क्या, इफेक्ट ओनली, केवल इफेक्ट पड़ता है जिसके ऊपर, तो हमारे क्या होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स, थर्ड और माइंड भी होगा, बिल्कुल। ठीक है, 5, तो ये भाई देखो सेकंड एंड फोर्थ फर्स्ट पे आ गया, और सी पे क्या आ गया, थर्ड एंड 5, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है, अच्छे बढ़िया लेवल के भी प्रश्न आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो और ये हमने आज सांख्य को किया,
होपफुली आपको समझ में आया, ठीक है। और लिटरली इससे प्रश्न बनते हैं और धीरे धीरे हम सारी उनको जो स्कूल्स है उनको करके चलेंगे, ठीक है। तो भाई मिलेंगे जल्दी ही अगली कक्षा में, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जानने को मिला होगा बहुत कुछ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, परसों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।